वेलकम एवरीवन। पिछले हफ्ते जो सब्सक्राइब का परसेंटेज था वो सिर्फ 1% पे था, पर एक ही हफ्ते में आप लोग ने इतना वहाँ पर सब्सक्राइब किया, पूरा बटन को धुआं धुआं कर दिया और जाके आज हम लोग 29.7% की फैमिली बन गए हैं। तो आज जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनका इस साल 3 गुना लगान माफ कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर अगर देखा जाए तो यूनिट 6 में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कर रहे थे। आज इसका हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे जो कि आपका अनुमान और एधभाषा। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। तो सबसे पहले अनुमान से बात करते हैं। अनुमान की अगर बात की जाए, अनुमान का मतलब ये होता है एक सिचुएशन देके आप दूसरे सिचुएशन के बारे में जब गेस करते हो। जैसे कि आपने मान लीजिए आसमान में बादल देखा, तो आपने क्या गेस किया कि अब बारिश होगा। तो इसी को कहा जाता है आपका अनुमान है। तो अनुमान लगाने के लिए क्या क्या सही रास्ते हैं और क्या क्या करना चाहिए वही सब आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रतिजना। प्रतिजना में क्या होता है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट से हम लोग समझते हैं उस चीज को। अब इसका अगर एग्जाम्पल दिया जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल देयर इज स्मोक इन द फॉरेस्ट। तो वहां से आप लोग ने एक गेस लगाया कि द फॉरेस्ट इज इन फायर। तो ये जो आप लोग लॉजिकल स्टेटमेंट देते हो या फिर कह लीजिए एक हाइपोथेसिस देते हो सिचुएशन को देख के, उसे कहा जाता है आपका प्रतिजना। प्रतिजना। अब उसके बाद देखेंगे हेतु। हेतु में क्या होता है, रीजन देखा जाता है इसलिए आपने ये स्टेटमेंट दिया कि वहां पर आग लगा हुआ है क्योंकि वहां पर स्मोक था। क्योंकि वहां पर स्मोक था इसलिए आपने प्रतिजना लगाया कि वहां पर फायर होगा। तो रीजन, आपका जो स्टेटमेंट होने का रीजन होता है उसे कहा जाता है हेतु। फिर आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल, जो आपने पहले देखा होगा। मान लीजिए पहले आपने कहीं देखा है कि when would once there is smoke। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ उदाहरण। ये आपने पहले देखा कि जब कहीं पे धुआं होता है इसका मतलब वहां पर आग लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका उदाहरण। उदाहरण। फिर आते हैं आपके उपयना पे। उपयना मतलब क्या होता है, आप जब हेतु और उदाहरण से एक प्रतिजना बनाते हो तब बन जाता है उदाहरण। मतलब आपने ऐड किया स्मोक प्लस कुछ धुआं है तो फिर क्या हुआ है, आग लगा है। इसको कहते हैं आपका उपायना। जब आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ नया चीज समझते हो, इसी को कहा जाता है आपका एप्लीकेशन या फिर उपायना। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है आपका निगमना। निगमना का मतलब क्या होता है, जो आप इन दोनों का फाइनल कनेक्शन बनाते हो, फाइनली किसी कंक्लूजन पे आते हो, उसे कहा जाता है निगमना। जैसे कि द फॉरेस्ट इज इन फायर, तो ये हो गया आपका निगमना। इसको और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आप लोग को सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर कि देयर आर
क्लाउड्स इन स्काई, क्लाउड्स इन स्काई। तो इससे आप क्या समझोगे कि देयर विल बी रेन। इसमें फिर से हम लोग समझते हैं, ये जो आपने सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, उससे सिचुएशन को देखने के बाद आपने जो यहाँ पर लॉजिकल स्टेटमेंट कहा है उस सिचुएशन पे, उसी को कहा जाता है प्रतिजना। अब ये तो एक लॉजिकल स्टेटमेंट है या फिर हाइपोथेसिस है, इसको प्रूफ कैसे करना है? वो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है हेतु, कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों बोला है कि रेन होगा। क्यों बोला है ये रेन होगा? क्योंकि बादल जब होते हैं, बादल से बारिश होती है, तो बादल क्या हो गए आपके आपके हेतु। ये आसमान में बादल है इसलिए आपने बोला है बारिश होगा। उसके बाद आता है उदाहरण। उदाहरण वही होता है कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, आपने पहले भी देखा है कि जहां पर बादल होता है वहीं पे बारिश होता है। तो ये हो गया आपका प्रायर एक्सपीरियंस या फिर उदाहरण, जो कि इंग्लिश में हो गया एग्जाम्पल। फिर आता है हम लोग का उपायन। उपायन का मतलब यही होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या है? आपने पहले देखा आसमान है, आसमान में आपने क्या देखा? बादल है। और आपको प्रायर एक्सपीरियंस क्या पता है कि बादल जहां पर होते हैं वहीं पे बारिश होती है। तो आपने सब कुछ को मिलाया और अप्लाई किया इस चीज को कि अब यहाँ पर बारिश होगा, और इससे आप आए अपने फाइनल कनेक्शन या फिर फाइनल कंक्लूजन में, जो कि है निगमन है कि वहीं पे बारिश होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया पूरे तरीके से। चलिए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर इंक चेंज कर लेते हैं। कोबरा इज अ स्नेक। यहाँ से अपने क्या कंक्लूजन निकाला? कोबरा इज पॉइजनस। तो यहाँ पर फिर से समझते हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है कि कोबरा एक सांप है। तो वहां से अपने लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर हाइपोथेसिस क्या बनाया कि कोबरा जो है उसके अंदर जहर है। तो ये हो गया आपका पहला काम, प्रतिजना आपने बना लिया। अब क्यों बताया आपने कि कोबरा सांप जहरीला है? इसका कारण है आपका हेतु, क्योंकि जितने सांप होते हैं उनमें से ज्यादातर आपके जहरीले होते हैं, इसलिए आपने स्टेटमेंट दिया कि कोबरा जो है वो आपका पॉइजनस है। फिर एग्जाम्पल आता है उदाहरण। उदाहरण में आपका प्रायर एग्जाम्पल है, आपने ज्यादातर जो सांप देखे हैं आपको बड़ों ने भी बताया या फिर आपने किताबों में भी पढ़ा कि सांप जो होते हैं ज्यादातर आपके पॉइजनस होते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल उदाहरण का। फिर आता है आपका एग्जाम्पल उपनयन। अब क्या है, आपने देखा एक जीव है कोबरा। कोबरा क्या है? तो कोबरा आपका स्नेक है। और स्नेक आपको प्रायर एक्सपीरियंस क्या है? जो स्नेक होते हैं वो आपका पॉइजनस होता है। तो इन सब इंफॉर्मेशन से आपने अपना आपका निगमा बनाया, जो कि है कोबरा जो सांप है वो आपका पॉइजनस है। कोबरा सांप पॉइजनस है। तो ये हो गया अनुमाना निकालने का टाइप्स, मतलब कैसे अनुमाना को निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे व्याप्ति के बारे में। व्याप्ति अगर बात की जाए तो व्याप्ति समझने से पहले कुछ टर्म्स है उन्हें समझते हैं। व्याप्ति समझने से पहले समझते व्यापक क्या है। तो व्यापक वो चीज है जो कि अंदर जाता है, विच इट एंटर्स। अब व्यापक क्या है? ऑन विच एंट्री
is done। तो व्यापक क्या है? जो अंदर जाता है, which enters, जो अंदर जाता है। और व्यापक का क्या है? जिसके अंदर जाता है, on which entry is done, उसे कहा जाता है व्यापका। अब आपके गंदे दिमाग में जो सोच चल रहा है उसको निकाल दीजिए। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं सेंटेंस से। यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो व्यापक और व्यापका का एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, ऑल डॉग्स आर काइंड एनिमल्स। ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ऑल डॉग्स आर काइंड एनिमल्स। इसमें कौन सा व्यापा है और कौन सा व्यापका है? व्यापा वो है जो किसी के अंदर जाता है। तो यहाँ पर डॉग्स की फीलिंग्स बताई गई है कि डॉग्स जो होते हैं काइंड होते हैं। तो काइंड हो गया हमारा व्यापा। और व्यापा का क्या हो गया? जो जिसके अंदर जाता है। तो ये हो गया डॉग्स, तो ये क्या हो गया? व्यापा का। और इन दोनों को जो ऐड करते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाते हैं, उससे कहा जाता है आपका व्याप्ति। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर से और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस चीज पे। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस pervades तो इसमें व्यापका और व्यापक कौन सा होगा? तो पहले समझते हैं सेंटेंस को, फीलिंग ऑफ सैडनेस प्रिवेड्स द मूवी। मतलब जब वो मूवी देखते हैं तब आती है अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। तो इसमें परफेक्टेड कौन होगा? जिसने अंदर गए हैं वो होगा व्यापा। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस हो जाएगा व्यापका। जिसके अंदर गया वो हो जाएगा मूवी। इन दोनों चीजों को जो जोड़ता है वो हो जाएगा आपका व्याप्ति। आई होप और आपको कोई डाउट नहीं है। इसमें जो टर्म्स है ये हम लोग को 2-3 बार पढ़ना होगा, तब याद हो जाएगा। पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। व्यापा क्या होता है? व्यापा वो चीज होता है जो इंटर करता है, और जिसके अंदर इंटर करता है उसको क्या कहा जाता है? व्यापका। मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद। व्यापक क्या होता है? जो एंटर कर रहा है, और व्यापका जिसके अंदर एंटर कर रहा है। और व्याप्ति क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाता है उसे कहा जाता है आपका व्याप्ति। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ व्याप्ति। टाइप्स ऑफ व्याप्ति, तो सबसे पहला है आपका समव्याप्ति। तो समव्याप्ति क्या है? जो कि टर्म्स आर सेम, बोथ ऑफ द टर्म्स आर सेम। तो मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी। तो मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू ए। ये दोनों तो आपके सेम है। ए और बी जो दोनों टर्म्स है वो दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल है और सेम है। हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, या फिर लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए।
जैसे कि और एक यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दो आप लोग को, ए इज ऑफ सेम हाइट एस, इन दोनों टर्म्स को जो है उसे इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, तब भी मतलब आपका सेम होगा। बी इज ऑफ सेम हाइट एस ए। तो जब हम दोनों टर्म्स जो है, दोनों टर्म्स सेम होते हैं, उनको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, उनको कहा जाता है समव्यक्ति। उसका ठीक उल्टा होता है असमव्यक्ति। ठीक उल्टा है आपका असमव्यक्ति, जिसमें दो टर्म्स जो है वो सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ऑल डॉग्स आर काइंड एनिमल्स। तो क्या ये लिख सकते हैं, ऑल काइंड एनिमल्स आर डॉग्स। ये हम लोग नहीं लिख सकते। ये अगर ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि सारे जो डॉग्स है वो काइंड एनिमल्स है, पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जितने काइंड एनिमल है वो डॉग है। काइंड एनिमल हो सकते हैं, कैट भी हो सकते हैं, जिराफ, हॉर्स, कोई भी एनिमल हो सकता है। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है असमव्यक्ति, जिसमें जो दो टर्म्स है डॉग्स और काइंडनेस, ये दोनों आपके सेम नहीं है। एक बार वेन डायग्राम बना के इसको देखते हैं, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, इसमें है आपके डॉग्स, लिखा हुआ है ऑल डॉग्स आर काइंड एनिमल्स। ऑल डॉग्स आर काइंड एनिमल्स। ये सारे जो सर्कल में वो सभी काइंड एनिमल्स है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ऑल काइंड एनिमल्स आर डॉग्स। तो लिखा हुआ है जितने काइंड एनिमल है सारे डॉग है, पर सारे तो डॉग्स नहीं है, सिर्फ इस सर्कल में जितने हैं वही डॉग्स है। और इस बाकी सर्कल में कोई दूसरा जानवर हो सकता है, जैसे जिराफ हो गया, हॉर्स हो गया, कोई भी जानवर हो सकता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दोनों टर्म्स आपके सेम नहीं है, वो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका असमव्यक्ति। इसमें और एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं इसको। excuse me, A, all, A, R, E। तो इसको भी इनवर्स हम लोग नहीं कर सकते, जैसे ऑल E, R, A। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी वेन डायग्राम बनाया तो सेम होगा। ये मान लीजिए ऑल ए लिखे हैं, तो ये एक सर्कल है ए के लिए, तो ऑल ए आर बी। ये बड़ा सर्कल जो है वो आपके बी के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट के में क्या है, ऑल बी, इस बड़े सर्कल में जितने बी है आर ए। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, ये सिर्फ छोटा एक स्टेटमेंट है। बाकी बी में सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है। तो जो दो टर्म्स आपके सेम नहीं होते वो हो जाता है असमव्यक्ति, और जब दोनों टर्म्स आपके सेम होते हैं तब हो जाता है आपका समव्यक्ति। अब देखेंगे नेचर के बारे में। नेचर ऑफ व्यक्ति। नेचर ऑफ व्यक्ति में क्या आता है, पहला आता है आपका पूर्ववत इंटरफियरेंस। पूर्ववत इंटरफियरेंस में क्या होता है, आप कोई एक चीज देख के फ्यूचर के बारे में गेस लगाते हो। जैसे कि आपने देखा क्लाउड्स इन स्काई,
तो आपने ये बात बताया, फ्यूचर का गेस लगाया कि यहाँ पर होगा आपका हेवी रेनफॉल। तो आप जब कोई सिनेरियो देख के फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हो, उसी को कहा जाता है पूर्वावत इंटरफियरेंस। सॉरी, इंटरफियरेंस नहीं होगा, इन्फरेंस। सेकेंड में आता है आपका शेषावत इन्फरेंस। शेषावत इन्फरेंस में क्या होता है, आप पास्ट के बारे में गेस करते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है आपका मडी फील्ड, तो इससे आपने गेस कर दिया कि बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी, तभी जो फील्ड है वो मडी है। मतलब आपने सुबह को बाहर गए और खेतों में देखा कि खेतों में पूरे कीचड़ भरे हुए हैं, तो वहां से आपने गेस किया कि कल रात को रेन हुआ होगा, बारिश हुई होगी, इसलिए कीचड़ सब भरे हुए हैं। तो हम लोग जब एक इवेंट को देख के उसके पास्ट इवेंट के ऊपर गेस करते हैं, तब कहा जाता है आपका शेषावत। और समन्वित दृष्टि में क्या होता है, समन्वित दृष्टि में हम लोग जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके ऊपर अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे को सूरज देखा है, आप सूरज देख के ये कह सकते हो कि सन राइजेस इन ईस्ट एंड विल सेट इन वेस्ट। तो जो यूनिवर्सल बात है, मतलब जो कि होने ही वाला है, जो सच होने वाला है, उसको देख के आप जब कोई बात कहते हो, तब होता है आपका समय थ्रो दृष्टा इंटरफेरेंस। तो इसको और एक बार देख लेंगे। पूर्वावत इंटरफेरेंस में क्या होता है, वो आप इवेंट देखते हो और फिर उसके फ्यूचर में क्या होगा उसका लगाते हो अनुमान। शेषावत में क्या होता है, कोई आप इवेंट देखते हो, फिर आप गेस करते हो कि पास्ट में क्या हुआ होगा, पास्ट का करते हो आप अनुमान। और आखिर में समय दृष्टा में क्या है, आप सेम टाइम पे, आप जब इवेंट हो रहा है तब ही उसको देख के उसका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उस पर जब आप अनुमान करते हो। ये 3 प्रकार के हो गए नेचर, नेचर ऑफ व्याप्ति। इसको एक बार चार्ट से देख लेंगे, तब हम लोग के लिए आसानी हो जाएगा। व्याप्ति, व्याप्ति, व्याप्ति कैसे करते हैं, तो आपका व्यापा और व्यापा का मिला के ये दोनों मिला के बनता है आपका व्याप्ति, व्यापार व्यापका। अभी आप लोग सिर्फ इसको लिख लीजिए, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप लोग सिर्फ टेबल बना लीजिए। तो व्याप्ति 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक बनता है आपका टाइप्स ऑफ व्याप्ति और दूसरा बनता है आपका नेचर ऑफ व्याप्ति। तो टाइप्स में आपके 2 प्रकार है, एक है आपका सम व्याप्ति और दूसरा है आपका असम व्याप्ति। ये 2 प्रकार के व्याप्ति है, समव्याप्ति। अब अगर हम नेचर से देखें
तो नेचर से ये 3 टाइप के हैं। सबसे पहले है आपका पूर्वावत, फिर आता है आपका शेषावत, और आखिर में आता है आपका समयंतो दृष्टा। तो आप पहले इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको एक्सप्लेन। तो पहले समझते कि व्याप्ति क्या होता है। व्याप्ति आपके 2 चीजों से बनता है, एक आपका व्यापक और दूसरा आपका व्यापका। व्यापक क्या है? जो आपका किसी चीज में एंटर करता है, और व्यापक है क्या होता है? जिस चीज में वो एंटर करता है। एंटर। और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बनाता है? तो रिलेशन बनाता है आपका व्याप्ति। अब व्याप्ति आपका जो है वो 2 प्रकार के हैं। तो पहले देखेंगे इसकी क्या क्या टाइप्स है। 2 हिस्से में डिवाइड किए जाते हैं। तो पहले देखेंगे इसमें क्या क्या टाइप्स है। तो पहले टाइप है आपका समव्याप्ति, जिसमें आपका दोनों टर्म्स इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज, जैसे कि a इक्वल्स टू बी, मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं b इक्वल्स टू a। अब असमव्याप्ति पे आ जाता है। असमव्याप्ति क्या है? यहां पर आपका टर्म्स कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। जैसे कि ऑल ए आर बी, ये नहीं लिख सकते कि ऑल बी आर ए। अब नेचर पे जाएंगे। नेचर की बात की जाए तो पहले आता है आपका पूर्वावत। पूर्वावत क्या होता है? आपको इवेंट देख के फ्यूचर में क्या होगा इसका अनुमान लगाते हो। जैसे कि आपने देखा कि आसमान में बादल है, तो आपने अनुमान लगाया कि अब इस जगह पे बारिश होगा। पेशावत क्या होता है? आप कोई इवेंट देख के उसके पास्ट के बारे में जजमेंट करते हो। जैसे आपने सुबह को बाहर गए तो आपने देखा कि मिट्टी में कीचड़ भरा हुआ है, तो आपने ये अनुमान लगाया कि कल रात को बहुत बारिश पड़ी होगी। फिर आता है समय दृष्टा। समय दृष्टा का मतलब ये होता है कि सेम टाइम पे आप क्या देखते हो उससे क्या अनुमान लगाते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने अनुमान लगाया कि सूरज आपका पूर्व में उठेगा और पश्चिम में डूबेगा, तो ये होता है समय दृष्टा। तो ये हो गई आपकी व्याप्ति। अब हम लोग चलेंगे हेतु। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग हेतुभाषा। हेतुभाषा की अगर बात की जाए उससे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। पहले मेजर टर्म को इंडियन लॉजिक में कहा जाता है साध्या। मिडिल टर्म की अगर बात की जाए तो मिडिल टर्म को कहते हैं हेतु, और माइनर टर्म को इंडियन लॉजिक में कहा जाता है पक्ष। तो साध्या, हेतु और पक्ष, ये सब कहा जाता है आपके इंडियन लॉजिक में। अब समझते हैं हेतुभाषा क्या होता है। हेतुभाषा की अगर डिवाइड किया जाए तो 2 वर्ड्स आते हैं, एक है हेत, दूसरा है भाषा। हेत का मतलब क्या होता है? हेत का मतलब हो गया मिडिल टर्म, और भाषा का मतलब क्या हो गया? तो ये हो गया आपका लैंग्वेज या फिर सेंटेंस। तो मिडिल टर्म के वजह से जो सेंटेंस में गलत होता है उसको बोला जाता है हेतु भाषा। अब हेतु भाषा का देखा जाए तो इसके 5 प्रकार है। पहला है आपका असिद्ध। असिद्ध किस नियम को तोड़ता है? उस नियम का नाम है आपका पक्ष धर्माता। पक्ष धर्माता हम लोग को क्या बताता है कि जो मिडिल टर्म है वो आपका प्रूफ होना चाहिए। जैसे मिडिल टर्म आपका प्रूफ होना चाहिए।
जैसे कि पहले अगर एग्जाम्पल ले तो आश्रय असिद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं। असिद्ध का 3 टाइप है, उसमें सबसे पहले देखते हैं आश्रय असिद्ध। मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है कि चिकन्स कैन fly because it is a bird। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो तो गलत है, क्योंकि वहां पर मिडिल टर्म को प्रूफ नहीं कर सकते। चिकन्स फ्लाई करते हैं, ये चीज प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए ये इलॉजिकल बात की गई है, क्योंकि वो पंछी इसलिए फ्लाई कर सकती है जबकि उसका कोई प्रूफ नहीं है या फिर कोई एक्सेप्टेबल प्रमाण नहीं है, मानना नहीं है। इससे कहा जाता है आपका आश्रय असिद्ध। इसके बाद हम लोग देखेंगे, स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध में क्या होता है, तो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म इज नॉट रियल, इससे क्रिएट होता है स्वरूप असिद्ध। तीसरा देखेंगे हम लोग व्याप्त असिद्ध। व्याप्त असिद्ध में क्या होता है, जो आपकी व्याप्ति होती है, व्याप्ति इज कंडीशनल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक सेंटेंस से एग्जांपल देता हूं आप लोग को। इफ ही इज लेट he will be fired। तो यहाँ पर आप व्याप्ति को देख सकते हैं, आपके सामने जो व्याप्ति है वहां पर इफ दिया हुआ है, मतलब अगर वो लेट होगा तब उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है निकाल दिया जाएगा, उसे हम लोग हक से नहीं कह सकते, वो एक कंडीशन पे जुड़ा हुआ है कि अगर वो लेट होगा तभी उसको निकाला जाएगा, और अगर लेट नहीं होगा तो निकाला नहीं जाएगा। तो मिडिल टर्म जो है वहां वो यहाँ पर प्रूव्ड नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है आपका व्याप्त व असिद्ध। अब देखेंगे हम लोग सव्यभिचार। तो सव्यभिचार की अगर बात की जाए तो ये किस नियम का उल्टा है, विपक्ष सद्व। विपक्ष सद्व में हम लोग को क्या नियम दिया गया है, विपक्ष सद्व में हम लोग को नियम दिया गया है कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो आपका रेगुलर होना चाहिए। तो मिडिल टर्म जब आपका इरेगुलर होता है तब आपका आता है सव्यभिचार। तो इसका पहला टाइप देखेंगे जो कि आपके साधारण है, जहां पर मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज टू वाइड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले साधारण का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, हॉट थिंग्स हैव स्मोक। हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, हॉट थिंग्स डू नॉट हैव स्मोक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर आपका स्मोक जो है वो हो जाएगा आपका मिडिल टर्म। यहाँ पर स्मोक हो जाएगा आपका मिडिल टर्म। तो स्मोक इसमें भी यूज किया गया, फिर नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया गया है। इसी को कहा जाता है जो स्मोक है, द टर्म इज टू वाइड, मतलब उसे कहीं भी यूज किया जा सकता है। हॉट थिंग्स हैव स्मोक, जैसे कि अगर पानी देखा जाए, पानी जब गर्म होता है, बॉईल करता है, तब तो उसमें से धुआं निकलता है। पर वही अगर दूसरा गर्म चीज देखा जाए, जैसे आपका गर्म लोहा या फिर सोने को जब पिघलाया जाता है
तब वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है पर उसमें से धुआं नहीं निकलता है। तो उसी का एग्जाम्पल है आपका साधारण, जिसमें आपका जो मिडिल टर्म है इज टू वाइड, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। उसका ठीक उल्टा है आपका असाधारण। इसमें क्या होता है, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज टू नैरो, इज टू नैरो। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है आपका, साउंड इज ऑडिबल। तो ये सिर्फ इसी के लिए अप्लाई होगा और किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो उसका मिडिल टर्म दिया हुआ है कि ऑडिबल, वो सिर्फ साउंड के लिए ही होगा, दूसरे किसी भी चीज के लिए नहीं होगा। जैसे कि आप नहीं कह सकते कि मून इज ऑडिबल या फिर सन इज ऑडिबल। सन बहुत एस्ट्रोनॉट कह सकते कि ऑडिबल है, पर सन से जो साउंड बनता है वो साउंड होता है ऑडिबल। तो ऐसा कोई फीचर जो सिर्फ एक ही चीज पे अप्लाई किया जा सकता है, उसी को कहा जाता है मिडिल टर्म इज टू नैरो, उसे कहते हैं असाधारण। इसके बाद लास्ट वाले पे आएंगे, मतलब तीसरे वाले पे, जो कि आपका अनुसंधि। अनुसंधि में जो आपका मिडिल टर्म होता है दैट इज नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो ये सिर्फ कैरेक्टर पॉजिटिव में ही आएगा मिडिल, और अगर नेगेटिव में होगा तो ये मिडिल टर्म सिर्फ नेगेटिव में यूज किया जा सकता है। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, इन विंटर कैट्स फील कोल्ड। तो इसी सेंटेंस का दूसरा भी लिख सकते हैं, इन विंटर डॉग्स फील। तो ये तो कोई यूनिक चीज नहीं है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये कोई यूनिक चीज नहीं है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। वो तो आपका बायलर टाइप का हो जाता है साधारण। पर अनुसंधि में क्या होता है, चेंज क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव में यूज करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव में आप नहीं यूज कर सकते। जैसे कि ये दोनों अगर सेंटेंस देखें तो दोनों पॉजिटिव है, आप नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा कि इन विंटर फिश डोंट फील कोल्ड। तो इस सेंटेंस में लॉजिक मत देखिए, कल ये देखिए कि ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। अब डज नॉट फील कोल्ड का मतलब क्या हो गया, उससे ठंड नहीं लगता, तो उससे कुछ भी लग सकता है, उससे गर्मी भी लग सकता है, या फिर उससे खुजली भी हो सकता है, या फिर उसके कमर में दर्द भी हो सकता है। तो ये कोल्ड का कोई उल्टा नहीं है। इस चीज को हम लोग सिर्फ एक ही हिस्से में लिख सकते हैं, पॉजिटिव, या फिर सब कुछ नेगेटिव में लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है आपका अनुसंधि। जैसे कि आप साधारणा में आपका जो सेंटेंस है उससे पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। पर अनुसंधि में क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव में लिखोगे तो आपको पॉजिटिव में लिखना होगा, और अगर नेगेटिव में लिखोगे तो सिर्फ नेगेटिव में लिखना होगा। यही है आपका मेन डिफरेंस इन दोनों में। इसके बाद वाले पे आते हैं, जो कि आपका सप्त प्रतीक्षक। और ये कौन सा नियम नहीं मानता, ये सद पक्षतव्य का नियम नहीं मानता है। तो सद पक्षतव्य में क्या नियम दिया जाता है हम लोग को, इसमें बोला जाता है कि जो आपका मिडिल टर्म है उसे दूसरा कोई मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, यानी कि उसको गलत ना बताए। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है,
देयर इज क्लाउडी स्काई। उसके बाद वाला सेंटेंस क्या हुआ है, इट विल बी अ सनी डे। तो इसमें आपका देख रहे जो मिडिल टर्म है क्लाउड, क्लाउडी स्काई, और उसका यहाँ पर मिडिल टर्म है आपका सनी डे। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि जब क्लाउडी डे बताया जा रहा है तो कैसे हो सकता है कि वहां पर उसी दिन सनी डे होगा। अगर क्लाउडी स्काई है तो सनी डे कैसे होगा। यही जो दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसे बोला जाता है आपका सत प्रतिशक प्रतिपक्ष, सत्ता प्रतिपक्ष। उसके बाद वाले में देखेंगे बाध्यता। तो बाध्यता जिस नियम को उल्टा करता है वो है आपका अबाध्यता। अबाध्यता हम लोग को क्या बता रहा है, जो मिडिल टर्म है उसको कोई भी प्रमाण गलत ना कर सके, कोई भी प्रमाण है जो है उसे गलत ना कर सके। तो यहाँ पर वही सेम एग्जाम्पल देख लेंगे जो पहले देखे थे। पाइथन्स आर पॉइजनस because they are तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइथन्स को बताया गया है पॉइजनस क्योंकि वो सांप है, पर आपको पता है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पाइथन्स जो है वो नॉन पॉइजनस है, वो आपके नॉन पॉइजनस एनिमल्स है। और आपको ये चीज कहां से पता चला, आपने कहीं स्टडी किया होगा या फिर आपके बड़े आपके आपके जो बड़े हैं या फिर आपने किताबों में पढ़ा होगा एडुकेशन, आपको टीचर ने दिया उससे आपको पता चला होगा। तो ये सब दोनों जो है ये दोनों प्रमाणा है। तो प्रमाणा जब आपका मिडिल टर्म को गलत बता देता है तब उसे कहा जाता है आपका बाध्यता। इसमें आपका जो मिडिल टर्म है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब उससे गलत कौन ठहराता है, प्रमाणा। इससे पहले जो देखे थे सप्त प्रतिशत, उसमें मिडिल टर्म को गलत कौन ठहराता है, अनदर मिडिल टर्म। तो वही सेम सेंटेंस में दूसरे मिडिल टर्म को गलत ठहरा देता, उसे कहा जाता सप्त प्रतिपक्ष। और अगर हम लोग का कोई प्रमाण है उसे गलत ठहराता है तो उसे कहते हैं बाधिता। फिर लास्ट पढ़ेंगे जो कि आपका विरुद्ध। विरुद्ध कौन सा नियम तोड़ता है, तो वो नियम तोड़ता है अविरुद्ध। अविरुद्ध क्या है कि मिडिल टर्म कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आप सोर्स लगा दो, मिडिल टर्म को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो विरुद्ध में एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। हेयर ऑन द हेड कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पर तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपका ये अलग कैसे है। तो सबसे पहले अगर देखें, इससे पहले हम लोग ने जो पढ़ा था बाध्यता, बाध्यता, बाध्यता से ये अलग कैसे, क्योंकि इससे गलत करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए।
ये सेंटेंस खुद ही में गलत है और ये आपका विरुद्ध से कैसे अलग है? सॉरी, सत प्रति पक्ष, इससे गलत कैसे? क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है और इसका कोई सेकंड मिडिल टर्म नहीं है, ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है। पर ये सेंटेंस आपका खुद में गलत है और इसलिए ये बन गया आपका विरुद्ध। सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सर पे जितने बाल है उनको गिना नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं गिना जा सकता? जरूर गिना जा सकता। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसमें यही गिन के देखा जाता है कितना खर्चा होगा कि उसके सर पे कितने बाल लगाने हैं। तो हेयर ऑन द हेड कैन बी काउंटेड। अगर आप चाहे तो सर पे कितने बाल है तो गिना जा सकता है। एक बार में कहने में ये अजीब लगता है, पर अगर कोई चाहे तो हेड में कितने सारे बाल है तो गिना जा सकता है। इसे कहा जाता है विरुद्ध। जो सेंटेंस है वो खुद ही में खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका और एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। अमाउंट ऑफ वाटर इन इंडियन ओशियन इज इनफाइनाइट। तो ये भी आपका जो सेंटेंस है पहले सुनने में तो सही लग रहा है, पर बाद में आप जब सोचेंगे तो ये सेंटेंस खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये तो हम लोग आसानी से पता कर, मतलब अगर कोई पता करना चाहे तो इंडियन ओशियन में कितना पानी है वो पता कर सकता है। शायद वो लाख में हो, लाखों टनों में हो या फिर करोड़ टन में, मतलब एक अमाउंट तो है, एक फिक्स्ड अमाउंट तो है इंडियन ओशियन में कितना पानी है। वो कभी भी आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो इसे कहा जाता है आपका विरुद्ध। चलिए इसको पूरे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इस बारे में और कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले समझते हैं हेतभाषा जो है या फिर मिडिल टर्म, उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या यूज किया जा रहा है। एक साइड पर लिख देते और प्रूफ। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका, आप सिर्फ अभी लिख लीजिए, बाद में मैं ये समझा दूंगा आपको। आपको सिर्फ अभी लिखना है। तो जो पहला होता है वो होता है आपका पक्ष धर्मांतर। दूसरा जो होता है वो है आपका विपक्ष सद्वा। तीसरा जो है आपका वो है आपका सत्वा। चौथा जो है आपका वो है आपका चौथा है आपका अब, और जो आखिरी आपका वो है आपका अविरुद्ध।
ये सारे नियम है, इसके अनुसार आपका हेतवासा होना चाहिए। अभी अगर दूसरे तरह से लिखा जाए, दूसरे में हम लोग लिखेंगे क्या क्या फैलेसी है या फिर क्या क्या मिस्टेक है। तो पक्ष धर्माता से जो फैलेसी क्रिएट होता है वो है आपका असिद्ध। फैलेसी जो क्रिएट करता है वो है आपका असिद्ध। इसके बाद जो आपका विपक्ष सद्वा क्रिएट करता है उसका नाम है सविचार। इसके बाद जो टर्म आता है वो है आपका जो सत पक्षतवा को रिप्रेजेंट करता है या फिर गलत प्रूफ करता है वो है आपका सत प्रति पक्ष। और सत अवैधता को जो गलत करता है वो है वैधता। तो आप लोग की ये प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग लेके ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सिर्फ ये टर्म्स जो है उसको याद रखिए। और विरोध का कौन विरोध करता है? बहुत सिंपल है, तो फिर आपका विरुद्ध। चलते हैं पहले स्लाइड पे, तो इसको समझते हैं। जो पक्ष धर्माता है वो कहता है आपका मिडिल टर्म जो है उससे आप प्रूव कीजिए। वहीं पे असत्य वो फैलेसी होता है या फिर वो हेद्वासा होता है, हेद्व भाषा, जो आपका मिडिल टर्म जो है मिडिल टर्म को प्रूव नहीं कर सकता, असिद्ध आपका प्रूफ नहीं कर सकता। और असिद्ध के तीन प्रकार है, एक है आपका आश्रय, आश्रय, दूसरा है आपका स्वरूप, तीसरा है आपका तो ये तीन प्रकार है आपके असिद्ध के। इसके बाद अगर देखा जाए विपक्ष सद्भव, विपक्ष सद्भव अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाता है कि आपका मिडिल टर्म जो है वो आपका रेगुलर होना चाहिए। और सविचार क्या करता है? जो मिडिल टर्म है उसको इरेगुलर बनाता है। अब जो सविचार है इसके भी तीन प्रकार है। पहला है आपका साधारण, दूसरा है आपका असाधारण, और तीसरा है आपका अनुपसंबरी। तो इसके भी तीन प्रकार है। इसके बाद देखेंगे सत्पक्षतव्य। सत्पक्षतव्य हम लोग को क्या कहता है कि मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म
should not be contradicted with another middle term। और इसका ठीक उल्टा कौन करता है? तो इसका ठीक उल्टा करता है सत प्रतिपक्ष। इसमें क्या होता है? मिडिल टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कौन करता है? प्रेडिक्ट दूसरा middle term contradicted by another middle term। ये हो गया आपका सत प्रतिपक्ष। अब अवैधता का मतलब क्या है? जो वैध होना चाहिए। अवैधता में क्या देखा जाता है कि मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए प्रमाण से। और वैधता क्या करता है? जो कि आपका फैलेसी है, मिडिल टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट करवाता है आपके प्रमाण से। तो ये हो गया वैधता का एग्जाम्पल। लास्ट में देखेंगे अविरुद्ध। अविरुद्ध अगर बात की जाए, इसमें वो करता है कि मिडिल टर्म खुद को ना कॉन्ट्राडिक्ट करे, नॉट contradict itself। और विरुद्ध में क्या होता है? विरुद्ध में ठीक इसको उल्टा है, मिडिल टर्म जो है वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट है। तो इसी को कहा जाता है आपका अविरुद्ध जो है अविरुद्ध। अविरुद्ध हो गया आपका नियम, अविरुद्ध हो गया आपका फैलेसी। तो चलिए फिर इसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अनुमाना की बात करेंगे। अनुमाना की अगर बात किया जाए तो इसमें अनुमान करने के कौन कौन से मतलब सही प्रकार है। पहले हम लोग एक अनुमान क्रिएट करते हैं जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर हाइपोथेसिस होता है। वो हाइपोथेसिस किस लिए क्रिएट किए हैं उसका बनाते हैं हम लोग हेतु। फिर होता है एक उदाहरण, जो एक पास्ट एग्जाम्पल होता है या फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, जिससे हम लोग वो लॉजिकल स्टेटमेंट रीजन को जोड़ते हैं। फिर होता है उपनयन, जिसमें हम लोग सब कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट का सिचुएशन सब कुछ ऐड करके फाइनल में बनाते हैं निगमन, जो कि है हम लोग का फाइनल कंक्लूजन। फिर पढ़ेंगे व्याप्ति के बारे में। व्याप्ति में दो टर्म्स सबसे पहले समझने होंगे। पहला है व्यापा। व्यापा का मतलब होता है जो हमारे अंदर जाता है, और व्यापा का मतलब होता है जिसके अंदर जाता है। मतलब एक इंसान अगर अच्छा आदमी है तो अच्छा हो जाएगा व्यापा, व्यापा का हो जाएगा वो आदमी। फिर इन दोनों में जो रिलेशन बनाता है वो है आपका व्याप्ति। इसके बाद देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ व्याप्ति।
तो पहले आता है समव्याप्ति, जिसमें जो दो टर्म्स है उन दोनों को इक्वल किया जा सकता है। फिर आता है असमव्याप्ति, जिसमें जो दो टर्म्स है सेंटेंस में उन दोनों के इक्वल या फिर इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे नेचर ऑफ व्याप्ति। नेचर ऑफ व्याप्ति में पहला आता है आपका पूर्वावत इंटरफियरेंस। पूर्वावत इंटरफियरेंस का मतलब यही होता है कि हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उससे हम लोग फ्यूचर में क्या अनुमान कर सकते हैं। फिर आता है आपका शेषावत। शेषावत में ये होता है जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके पहले क्या काम हो चुका है, यानी कि पास्ट के बारे में हम लोग क्या अनुमान कर सकते हैं। और सामान्य दृष्टि में देखा जाता है कि प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम के बारे में हम लोग क्या अनुमान कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेत भाषा के बारे में। हेत भाषा अगर कहा जाए तो दो टर्म से बनते हैं, एक है हेत, दूसरा है भाषा। हेत का मतलब है आपका मिडिल टर्म और भाषा का मतलब है आपका लैंग्वेज या फिर आपका सेंटेंस। तो हेत भाषा का मतलब यही है कि जो लैंग्वेज या सेंटेंस में गलती होता है बिकॉज ऑफ द मिडिल टर्म। इसमें 5 प्रकार के, एक है पहला है आपका असिद्ध। असिद्ध क्यों होता है? क्योंकि ये नियम नहीं मान पाता ऑफ पक्ष धर्माता, और इसलिए क्या होता है असिद्ध में होता है आपका अनप्रूव्ड मिडिल। अनप्रूव्ड मिडिल। दूसरे में आ जाएंगे सविवक्षरा। सविवक्षरा कब होता है? जब होता है आपका विपक्ष सद्वा। विपक्ष सद्वा। तो सविवक्षरा क्या है? सविवक्षरा फलसी तब होता है जब आपका मिडिल जो है मिडिल टर्म वो रेगुलर नहीं होता है। फिर आता है सत्ता प्रतिपक्ष। सत्ता प्रतिपक्ष तब होता है जब हम सत्य पक्षतत्व को मान नहीं पाते। जो हमारा मिडिल टर्म होता है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरा एक मिडिल टर्म, दूसरे एक सेंटेंस का मिडिल टर्म। वैधता। वैधता का मतलब यही होता है कि जब हम लोग का जो मिडिल टर्म है उसे कोई प्रमाण है गलत प्रूफ कर दे तो उसे कहा जाता है वैधता। फिर है आपका विरोध। विरोध किसे नहीं मानता? तो अविरुद्धा को नहीं मानता है। विरुद्धा में क्या होता है? जो सेंटेंस है उसमें दूसरा एक पार्ट होता है जो सेंटेंस को गलत साबित कर देता है, तो वही हो जाता है आपका विरुद्धा। तो उसके बाद यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि कौन सा आपका प्रूफ है और उसके कौन सा फैलेसी है। पक्ष धर्माता असिद्ध, विपक्ष सद्वा विवेचारा, सत्पक्षतत्व सती प्रक्षा, अवैधता तो उसका है वैधता, और अविरुद्ध नियम है उसका फैलेसी क्या है? उसका फैलेसी आपका विरुद्ध। तो इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज वेरी सनी डे, सनी टुडे, clothes will dry very quickly. What is the nature of the व्याप्ति? ऑप्शन ए है पूर्वावत इंटरफियरेंस, ऑप्शन बी है शेषावत इन्फरेंस, ऑप्शन सी है समयंत्रोदोष्ट इन्फरेंस, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा सही होगा? सेंटेंस में ये लिखा गया है कि आज के दिन सुबह को बहुत सनी है इसलिए कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो ये किस प्रकार का व्याप्ति है? ऑप्शन ए में है पूर्वावत इन्फरेंस, ऑप्शन बी है आपका शेषावत इन्फरेंस, ऑप्शन सी है आपका समयंत्रोदोष्ट इन्फरेंस, या फिर ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपका 1 साल का जो लगान है वो माफ कर दिया जाएगा।